नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल इनमें से कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी। ठीक है। देखिए, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी, यह हिसार हरियाणा में है। ठीक है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है। तो इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी और इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने इसकी खोज की थी। ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इनमें से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। आगे चलें। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो क्यात है। क्या है? क्यात। क्यात यह म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है। देखिए, म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्यात के नाम से जानी जाती है। म्यांमार की राजधानी नयपीडा है। क्या है? नयपीडा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से वर्मा को अलग किया गया था। तो भारत से वर्मा को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है। याद रहेगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो किस देश ने इनमें से सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो ये फ्रांस था। कौन था? कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ठीक है। देखिए, फ्रांस 1954 में माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। तो फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू करने वाला यह विश्व का पहला देश था। ठीक है। आगे चलें। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय में पारित किया गया था? तो ये कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल 1899 से 1905 के दौरान पारित किया गया था। ठीक है। 1904 में टॉमस रैले आयोग के सिफारिशों के मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लीटन के समय में।
ठीक है। और ऑप्शन में रिपन दिया हुआ है, तो रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, ठीक है। और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था, ठीक है। भारत की पहली नियमित जनगणना यह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या करता है? इतनी ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। आगे चलें। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो केप केमोरिन कहलाता है। क्या कहलाता है? केप केमोरिन कहलाता है, या इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी, यह तमिलनाडु में स्थित है, कहा जाता है। भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो केप कोमोरिन है। इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि पूछे, भारत का यदि दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। याद रहेगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यह रेफ्लेशिया है। क्या है? रेफ्लेशिया, यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। देखिए, रेफ्लेशिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा है
बड़ा है। इसका व्यास लगभग 1 मीटर का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। क्या है? कौन सा? रेफ्लेशिया। ठीक है। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। कितने प्रतिशत? 2.4% भारत की भागीदारी पूरे विश्व में है। ठीक है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल देखा जाए भारत का तो विश्व में 2.4% है और अगर भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का तो 17.7% है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में है। ठीक है। तो याद रहेगा। आगे चलें। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है। तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। और उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। कहाँ? अमृतसर। ठीक है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1801 से लेकर 1839 तक इनका शासन रहा। ठीक है। आगे चलें। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी यह किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। कहां की? ब्रिटेन की। मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी यह किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। कहां की? ब्रिटेन की। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिए गए हैं। ठीक है। ब्रिटेन की संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो देखिए, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। स्पीकर और इसकी भूमिका ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। ऑप्शन में अमेरिका दिया हुआ है, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? तो प्रस्तावना लिया है। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। निर्वाचक मंडल, सरकार का संसदीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये सब हमने कहां से लिया है? तो ये सब हमने अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिया है। क्या लिया है? नीति निदेशक तत्व। ठीक है। याद रहेगा। आगे चलें।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मखदूम उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पड़ता है मखदूम? तो ये मथुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मथुरा में। ठीक है, आगे चलें। देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में फराह कस्बे के निकट मखदूम नामक गांव में स्थित है। यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मखदूम नामक गांव में स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर या अबिकानगर राजस्थान में स्थित है। हाथी अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। भैंस पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिसार में। ठीक है। कैमल पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय आहार संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आगे चलें। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? तो जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है, देखिए अरस्तु ने कहा था जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। ठीक है। रूसो ने कहा था मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। ठीक है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। यह किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। आगे चलें। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है। ठीक है, चालू मूल्यों के आधार पर भी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे चलें। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ये 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। ठीक है, देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। ठीक है, भारत के क्षेत्रों में से वे सबसे बाद में यानी गोवा से दिसंबर 1961 में गए थे। कब गए थे? तो दिसंबर 1961 में। ठीक है, आगे चलें। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। किसको? जौनपुर को। देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर नगर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का शिराज भी जौनपुर नगर को कहा जाता है। ठीक है, और जौनपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात भी जौनपुर का ही है। कितना है? 1024। ठीक है,
1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, देखिए सिराज हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। जब फिरोज शाह तुगलक ने शहर की स्थापना की थी, यानी इस शहर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका नाम मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा था, जिसका वास्तविक नाम क्या है, जौना खान। यानी जौनपुर नगर की स्थापना तो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इसने मुहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, इसका नाम क्या था, जौना खान, इसके नाम पर इस शहर का नाम जौनपुर रखा था इसने। ठीक है, आगे चलें। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, उसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है उसका पृष्ठ तनाव, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, आगे चलें। बंद अर्थव्यवस्था वह होती है, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती वो क्या होती है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, देखिए बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। ऐसी अर्थव्यवस्था में न कोई आयात होता है और न निर्यात, और न ही पूंजी का प्रवाह होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।